हाँ, तो मेरे प्यारे देश के जवानों, क्या हालचाल आप सभी के। और उम्मीद भी मैं यही करूँगा कि आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से और ज़ोरदार तरीके से अपनी वर्दी को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। और माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि आपकी मेहनत आपके काम आए और आप इस अग्निवीर भर्ती 2026 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करो। तो एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूँ, इसी से मुझे याद आता है। मैं कुछ दिन पहले मैंने अपना एक मित्र है, वो लाइब्रेरी जाता है, तैयारी वगैरह कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू लाइब्रेरी जा रहा है तो पढ़ा कर भाई, वहाँ पे तेरे घर वाले तेरे पैसे लगा रहे हैं। तो उसने पता मुझे क्या कहा, जवाब सुनना आप, तो जवाब अच्छा लगे तो बताना। उसने कहा मुझे कि जब वो जुल्फे सवारती है तो लाइब्रेरी की सारी किताबें धुंधली सी लगती है। जब वो जुल्फे सवारती है तो लाइब्रेरी की सारी किताबें धुंधली सी लगती है। पढ़ने तो जाता हूँ मैं वहाँ अपनी मंजिल के लिए, मगर उसकी एक झलक ही सबसे बड़ी डिग्री लगती है। मैंने कहा भाई तेरे चरण का है प्रभु महादेव, कहाँ कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसे बोलते हैं लोग। भाई साहब, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। चलो छोड़ो उस चीज को। अपन पढ़ रहे थे, अपन ने भारत के भौतिक विभाजन की 2 क्लासें कर ली थी। ठीक है, पहली क्लास में हमने थोड़ा सा भौतिक विभाजन के बारे में जाना और उत्तरी पर्वत उसके बारे में दोनों क्लास में अपन ने डिस्कस किया अच्छे से। ठीक है, जो आज की ये कक्षा होगी इसमें हम पढ़ेंगे किसको, जो भारत का उत्तरी मैदान है उसको और भारतीय मरुस्थल को। कुछ कुछ बातें अगर टाइम रहेगा तो अपन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारियां लेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू आज की क्लास को बिना किसी देरी के, बिना आपका टाइम वेस्ट करें। तो अपना पहला टॉपिक क्या रहेगा, उत्तर के मैदान। ठीक है, उत्तर के मैदान या फिर भारत के मैदान या उत्तरी मैदान। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ उत्तर के मैदान, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, ये लो जी, ये मैंने टॉपिक डाल लिया। ठीक है, अब उत्तर के मैदान पढ़ रहे, तो अपन ने जब पहली कक्षा करी थी इसके बारे में, भारत के भौतिक विभाजन के बारे में, तो मैंने आपको एक मैप ड्रॉ करके बताया था कि हाँ, यहाँ पे अपना उत्तर पर्वत है, यहाँ पे अपने उत्तर के मैदान है, यहाँ अपने भारतीय मरुस्थल है, नीचे अपना प्रायद्वीपीय पठार है, दोनों साइड अपने क्या है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। ठीक है, तो अपन अलग से एक बार सेपरेट रूप से इसको अलग से देखते हैं कि अपने मैदान है, जो मैदानी हिस्सा है, मैदानी भाग है, वो कहाँ पे स्थित है और किन के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया की भी अपन बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैप अपने इंडिया का, है ना। ठीक है, आप भी ड्रॉ करा करो ताकि आपका भी अभ्यास हो। ठीक है, ये लो। ठीक है, ये मैंने अपने भारत का मैप ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होता है, अपने यहां से निकलती है नदी कैलाश पर्वत में मानसरोवर से। ठीक है, मानसरोवर झील से नदी निकलती है एक यू, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है मेरे भाई, तो यहाँ पे आती है सिंधु नदी, इंडस रिवर। ठीक है, और फिर अपने यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ पे जा रही है एक नदी गंगा। कौन सी है, गंगा रिवर। ठीक है, इधर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे दिहांग भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो जो गंगा सिंधु नदी का जो मैदान है वो मुख्य रूप से अपने कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो वो फैला हुआ है राजस्थान के अंदर भी आता है थोड़ा बहुत हिस्सा उसका। ठीक है, राजस्थान में भी आता है, अपने पंजाब में भी आता है। ठीक है, हरियाणा में भी आता है और इधर भी आता है, अपने लद्दाख साइड में भी थोड़ा बहुत इसका हिस्सा आता है। वहीं गंगा की बात करें तो इधर उत्तराखंड में इधर आ गई। ठीक है, यूपी में आता है इसका भाग। ठीक है, उत्तराखंड में तो क्या है, पर्वतीय एरिया है, तो वहाँ मैदान नहीं पाया जाता। इधर लद्दाख में भी क्या है, पर्वतीय एरिया है, तो वहाँ मैदान नहीं है, पर उसके अंतर्गत आ जाता है क्योंकि उसका प्रवाह क्षेत्र होता है सिंधु का। मुख्य रूप से इसका मैदान इधर आता है और इधर अपने बिहार आ गया। ठीक है, बिहार आ गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और जो ये नदी होती है इसका विस्तार इस साइड में होता है, इसके आसपास। ठीक है, ये पूर्वी जो देश है, राज्य है, सॉरी देश नहीं राज्य है, वहां पे इसका विस्तार होता है। ठीक है, ये तो हो गया कौन कौन सा मैदान, सिंधु का मैदान। जो ये वाला एरिया है वो तो है सिंधु का मैदान। किसका मैदान, सिंधु के मैदान। ठीक है,
सिंधु नदी द्वारा बनाए गए मैदान सिंधु के मैदान होंगे, गंगा नदी द्वारा बनाए गए मैदान गंगा के मैदान होंगे। ठीक है, और जो ये वाला जो एरिया है ब्रह्मपुत्र नदी का द्वारा जो बनाए गए मैदान है उसे बोलते हैं अपन असम के मैदान। ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, असम के मैदान। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु नदी का मैदान किस नदी के द्वारा बनाया जाता था, तो क्या बताना है आपको? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गंगा का मैदान किसके द्वारा बनाया जाता था, तो आप क्या बताओगे? गंगा का मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया जाता है। वही ब्रह्मपुत्र का जो असम का मैदान है वो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले गंगा का जो मैदान है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्या पूछ ले आपसे प्रश्न कि गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गंगा के मैदान का विस्तार। ठीक है, गंगा के मैदान का, ये पूछता ये चीज है ना, मैदान का विस्तार। ठीक है, विस्तार। तो आपको क्या बताना है? घग्गर नदी से तीस्ता नदी तक। ठीक है, घग्गर से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है, तीस्ता नदी तक। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं जो मैदान होते हैं, नदी पहाड़ों से उतर के आती है और मैदानों में आके क्या करती है, जो अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है, जलोढ़ मृदा, उपजाऊ मृदा लेके आती है, वो यहाँ पे प्रवाहित कर देती है। ठीक है, प्रवाहित करते हुए चलती है। तो अपन अब उसके आधार पे पढ़ेंगे। ये तो अपन ने नदियों द्वारा जो मैदान बनाया गया है उसके आधार पर पढ़ा। भाई सिंधु का मैदान होता है, गंगा का मैदान होता है, असम का मैदान होता है। ठीक है, अब अपन निर्माण के आधार पे पढ़ते हैं कि नदियों के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निर्माण के आधार पे मैदान कितने प्रकार के हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अभी मैं आपको नाम बताऊंगा उनके, तो आप उस चीज को समझ जाओगे कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं पहले। ठीक है, तो लिखते हैं अपन निर्माण के आधार पे। किसके आधार पे? निर्माण के आधार पे मैदानों के प्रकार। ठीक है, निर्माण के आधार पे, आधार कितने प्रकार का होता है? तो होता है 4 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? पहला लिखना भाबर। क्या लिखना? भाबर। दूसरा लिखना आप तराई। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप लिखना खादर, और लास्ट लिखना आप बांगर। ठीक है, बांगर। ये लो, कभी कभी बांगर को भांगर भी दे के पूछ लेता है। ठीक है, तो बांगर और भांगर एक ही है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब इनको समझते हैं, बाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर क्या होता है, बांगर भांगर क्या होता है। ठीक है, तो समझना इधर यहाँ पे मैं कुछ चीजें बनाता हूँ, उस एक फ्लो चार्ट के अंदर अपन इसको समझ लेंगे, और जो इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं उन मुख्य मुख्य तथ्यों की भी अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये अपना क्या है, पर्वतीय एरिया है, ये अपना लघु हिमालय मान लो, और ये अपना शिवालिक मान लो। ठीक है, ये मान लो अपने, ये क्या है अपना शिवालिक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। अपन ने जब शिवालिक के बारे में पढ़ा था, अपने एक चीज पढ़ी थी कि ये क्या है, थोड़ा क्या है, नरम है, कोमल है, कच्चा पहाड़ भी बोलते हैं इसे, कच्चा पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, नवीन है सबसे ज्यादा, तीनों हिमालय के अंदर सबसे नवीन जो पर्वत का भाग है, ठीक है, वो है शिवालिक। तो यहाँ पे क्या होता है, नदियां जब अपने तेज वेग में होती है, तेज प्रवाह में होती है, तो वो क्या करते हैं, इस पर्वत से मोटे मोटे पत्थर तोड़ते हुए ले आती है, और उन पत्थरों को यहाँ पे जमा करते हुए चली जाती है। जब इसके ढाल में आती है, मैदानी भागों में जब वो प्रवेश करती है, तो नदियां उन पत्थरों को यहाँ जमा करती है, मोटे मोटे पत्थर लेके आती है। ठीक है, क्योंकि पानी का वेग क्या होता है, तेज होता है, तो पत्थर लेके आता है अपने साथ। और एक चीज है कि भारी वस्तु पहले रुकेगी और हल्की धीरे आगे जाके रुकेगी। यही तो होता है, पहले भारी चीज, फिर उसके बाद उससे हल्की, उससे हल्की, उससे हल्की होते होते फिर ऐसे उनका फ्लो होता है। अब नदी यहाँ पे आई, सुनना, यहाँ से कोई नदी आ रही है, ये स्पीड में आ रही है भाई साहब। ठीक है, अब वो स्पीड में आ रही है नदी, तो वो इन पत्थरों के अंदर से प्रवाहित होने लग जाती है, इन पत्थरों के अंदर से बहने लग जाती है, और ऊपर दिखना अपने को क्या होता है, बंद हो जाती है, ऊपर से दिखना बंद हो जाती है। तो इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, भाबर। क्या बोलते हैं, भाबर। ठीक है, पहला अपन भाबर पढ़े, तो भाबर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाबर कहाँ स्थित होता है, तो शिवालिक के दक्षिण में। क्या बताना है आपको, शिवालिक के दक्षिण में अपना क्या है, भाबर स्थित है। ठीक है, ये भाबर स्थित है। और क्या बारे में विशेषता है इसके बारे में, विशेषताएं सुनना इसके बारे में।
यहाँ क्या होता है, पत्थरों की अधिकता होती है। क्या होती है, पत्थरों की अधिकता। ठीक है भाई, पत्थर क्या होते हैं यहाँ पे ज्यादा होते हैं, वो भी दिख रहे हैं अपन ने डायग्राम में भी यही चीज बनाई है ना। दूसरा क्या होता है, अब पत्थर मोटे मोटे पत्थर होते हैं, यहाँ पे खेती भी नहीं होगी, तो खेती क्या होती है, खेती नहीं होती है। ठीक, ये लिख लो आप, तो नहीं होती है। ठीक है, ये हो गई बात। और क्या कहा अभी अपन ने, भाई नदी आती है तो इन पत्थरों के अंदर से होके चली जाती है, तो वो दिखना बंद हो जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होती है, नदी विलुप्त हो जाती है। नदी विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये भी लिख दिया अपन ने, लो जी। ठीक है, अब आगे सुनना। अब इन पत्थरों से निकल के नदी बाहर आती है। ठीक है, नदी यहां से निकल गई और नदी आ गई यहाँ पे, यानी कि आगे जाके, अब ये तो बाहरी पत्थर हो गए, आगे जाके आपको क्या मिलता है, थोड़े थोड़े छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, रेत। ठीक है, रेत वगैरह, मिट्टी वगैरह ये मिलती, थोड़े मोटे कण, कहने का मतलब गाद वगैरह थोड़ी सी ये मिल गई यहाँ पे आगे आके इस वाले क्षेत्र में आपको। ठीक है, यहां तक। अब यहाँ पे क्या हुआ समझना, अब नदी इन पत्थरों से निकल के और इस वाले क्षेत्र में बहने लग गई, यानी कि वापस से पुनः बाहर आने लग गई, इन पत्थरों से बाहर आ गई और इसके ऊपर से यहाँ पे बहने लग गई। अब यहाँ पे क्या था, जो ये एरिया होता है ना, वो थोड़ा दलदली सा होता है, दलदली एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे गाद वगैरह होती है, तो तलछट वगैरह होती है, अवसाद होते हैं, थोड़े मोटे कंकड़ पत्थर, बजरी टाइप में यहाँ का मामला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा दलदली एरिया आ गया, यानी कि पत्थर भी नहीं है और मिट्टी भी नहीं है अच्छी प्रकार से, थोड़ा दलदली एरिया है। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन तराई। क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र। ठीक है, अब आपसे पूछ ले तराई कहाँ स्थित होता है, तो आप क्या बताओगे, भाबर के दक्षिण में। ठीक है, यहाँ पे क्या था, शिवालिक के दक्षिण में भाबर और भाबर के दक्षिण में तराई। तो तराई के बारे में क्या लिखोगे, पहली चीज तो भाबर पट्टी के कहाँ है, ये दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में स्थित है। अच्छा जी, ये क्या है, थोड़ा नम एवं दलदली एरिया, कौन सा, नम व दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र। ठीक है, अब दलदली क्षेत्र होगा तो यहाँ पानी की अधिकता है, पानी की अधिकता होने के कारण यहाँ पे धान व गन्ने की फसल बोई जाती है, धान व गन्ने की खेती। ठीक है, गन्ने की खेती। ठीक है, अब एक चीज बताओ, आपका जो जैसे नालियां वगैरह होती है, वहां पे भी मिट्टी जमा हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे एक प्रकार से मच्छर पनपने लग जाते हैं ना, जैसे थोड़ा कीचड़ सा हो गया, कीचड़ वाला ये अपन बता रहे हैं दलदली एरिया हो गया, जैसे कोई नाली वगैरह, वहां पे मिट्टी भी है। ठीक है, और पानी भी है, तो वो पानी क्या, मिट्टी क्या होती है, गलने लग जाती, तो वहां पे मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस एरिया में क्या है, मच्छरों की अधिकता भी होती है। क्या होती है, मच्छरों की अधिकता भी होती है यहाँ पे, मच्छरों की अधिकता। ठीक है, अधिकता, ये भी लिख लेना इसके अंदर। ये अपन ने भाबर की बात कर ली, तराई की बात कर ली। ठीक है, भाबर और तराई को अपन ने देख लिया, ये भाबर हो गया और ये अपना तराई हो गया। अब अपन देखते हैं खादर को। जब ये पूर्ण रूप से मैदानों में आ जाती है, ठीक है, ये 8 से 10 किलोमीटर लंबी पट्टी होती है तराई की। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब यहाँ से तराई क्षेत्र को पार करके जब वो पूर्ण रूप से मैदानों में आती है, तो अब जैसे नदी का क्या है, मार्ग है, एक मार्ग क्या है कि नदी भाई यहां तक बहेगी, ये इसका किनारा है। ठीक है, नदी इस किनारे में यहां तक बहेगी, ये इसका किनारा है, यानी कि इसकी बाउंड्री है, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं यहां तक, यहां से नदी बह रही है। अब कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा ऊपर तक चल रहा है पानी, इसके किनारे के यहां तक आ रहा है पानी, इसमें दोनों तरफ इतना इतना ऊपर तक पानी चल रहा है इसमें। अब यहाँ पे क्या होगी, जो अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी होगी, मृदा होगी, नदी वहां पे छोड़ते हुए चली जाएगी, क्योंकि उसके किनारों पे, कहने का मतलब बोल सकते किनारों पे छोड़ते हुए जा रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपन, जो ये इसका ये वाला एरिया है और इधर ये वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, है ना, नवीन जलोढ़ मिट्टी या मृदा। ठीक है, मृदा। तो इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, खादर। क्या बोलते हैं, खादर। समझ गए, खादर। अब खादर में क्या होता है, ये अधिक उपजाऊ होते हैं, क्योंकि हर साल इनका निर्माण हो रहा है,
क्योंकि नदी जब भी आएगी तो अपने साथ मिट्टी लेके आएगी और इस क्षेत्र में छोड़ते हुए जाएगी। तो ये क्या होते हैं, अधिक उपजाऊ होते हैं। खेती भी यहाँ पे ज्यादा होती है और जनसंख्या भी इधर ज्यादा निवास करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे खेती ज्यादा करेंगे क्योंकि उपजाऊ जमीन है। अब कभी क्या होता है, किसी वर्ष पानी ज्यादा आया, ठीक है, किसी वर्ष क्या हुआ, पानी ज्यादा आया, पानी ज्यादा आएगा तो नदी अपने उफान पे आएगी, नदी उफान पे आएगी तो आसपास के क्षेत्र में जाएगी, बाढ़ की स्थिति होगी आसपास के क्षेत्र में। तो जो उच्च भूमि होती है, यानी कि जहाँ पे ऊंची ऊंची भूमि होती है, तो वहां पे भी पानी गया, क्योंकि नदी अपने उफान पे थी, ठीक है, उफान पे थी, तो वो उच्च भूमि वाले एरिया में भी क्या करती है, ये कौन सा है, उच्च भूमि वाला एरिया। अब उच्च भूमि वाले एरिया में भी वो क्या करती है, अपना पानी फैला देती है, ठीक है। यहाँ पे बाढ़ आती है पर हर साल नहीं आती है बाढ़, बाढ़ क्या नहीं होती, हर साल यहाँ पे बाढ़ नहीं आती, कभी कभी 2-3 साल में, 4-5 साल में ऐसे बाढ़ आती है। अब जब कभी कभी इन पे क्या करते हैं, वो जलोढ़ मिट्टी छोड़े, क्योंकि बाढ़ आ गई तो बाढ़ अपने साथ क्या ले जाएगी, मिट्टी लेके आएगी, तो वो जलोढ़ मृदा थी वो इस एरिया में छोड़ती है, यानी कि कई सालों में इनका नंबर आता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन बांगर, ठीक है। एक इसमें लिखना, इनका प्रत्येक वर्ष निर्माण होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष खादर का निर्माण होता है, और इनका प्रत्येक वर्ष निर्माण नहीं होता, कई सालों में नंबर आता है इनका, तो ठीक है, यह भी लिखता हूं मैं। एक तो ये क्या होता है, कम उपजाऊ होते हैं, कम उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ होते हैं। एक चीज लिखना इसके अंदर, कई सालों में इनका निर्माण होता है, कई सालों में इनका निर्माण होता है, ठीक है। और क्या लिखना है, हाँ, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत कंकड़ पाए जाते हैं। और कंकड़ भी कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में। शिवालिक से नदी उतरी, पहले भाबर में आएगी, भाबर के बाद फिर तराई में जाएगी, तराई के बाद जब वो मुख्य अपने जो मैदानी क्षेत्र में आती है, तो जो हर साल नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र होता है, जहाँ पे वो जलोढ़ मृदा मिट्टी छोड़ते हुए जाती है, उसको तो अपन बोलते हैं खादर। उसका हर वर्ष निर्माण होता है और सबसे ज्यादा उपजाऊ भी क्या होता है, खादर वाला क्षेत्र ही होता है। कई बार कई सालों के अंदर 10 से 3-4 साल 5 साल के अंदर जब बाढ़ ज्यादा मात्रा में, यानी कि पानी ज्यादा मात्रा में आ जाता है, तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी तो जो उच्च भूमि वाला क्षेत्र है वहां पे भी नदी फैलेगी, और फैलेगी तो जलोढ़ मृदा वहां पे भी छोड़ते हुए एक पाठ के रूप में जाती है, उसको बोलते हैं पर खादर। वो क्या होता है, कम उपजाऊ होता है और कई सालों में उनका निर्माण होता है, और वहां पे जो कंकड़ मिलते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ वहां पे आपको मिलते हैं, ठीक है। यह पढ़ने किसको देखा, मैदान को, उत्तर के मैदान को। मुख्य पढ़ने इसके बारे में बातें कर ली। अगर आपसे पूछ लिया जाए निर्माण के आधार पर मैदान कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के आपको बताना, ठीक है। आपसे वो प्रश्न कहाँ से पूछेगा कि भाबर के दक्षिण में क्या है, तराई है, ठीक है, और शिवालिक के दक्षिण में क्या है, भाबर है, तराई के दक्षिण में खादर बांगर मिलते हैं अपने को, तो ये आपसे पूछ सकता है। या आपसे ये पूछ लेगा अधिक उपजाऊ मिट्टी किन में मिलती है, खादर में। बांगर क्या होता है, कम उपजाऊ होते हैं, इनका कई सालों में निर्माण होता है, ठीक है। जलोढ़ जो मृदा है उसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी, वो भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं किसके ऊपर, अपना जो है भारतीय मरुस्थल, ठीक है, भारतीय मरुस्थल बोल दो, थार का मरुस्थल बोल दो, उसके बारे में अपन अब पढ़ते हैं, ठीक है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लेवल, उनके आपके एग्जाम के स्तर से बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें से भी आप मुख्य चीजें पढ़ लें, ज्यादा चीजें भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करते हैं अपन किसकी, मरुस्थल की, ठीक है। पहले अपन मरुस्थल की बात करते हैं, मरुस्थल, ठीक है, डेजर्ट जिसको अपन बोलते हैं। हाँ, मरुस्थल क्या होता है, पहली चीज सुनना मरुस्थल के बारे में, मरुस्थल होता क्या है। मरुस्थल, अब जैसे अपन ने मैदान के बारे में पढ़ा, भाई समतल होता है, उपजाऊ होता है, ठीक है, जनसंख्या सघन भी यहाँ पे होती है, भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या भी मैदानों में निवास करती है। पहाड़ों के अपन ने जब विशेषता देखी, भाई पहाड़ क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, नीचे से इनका आधार चौड़ा होता है, ऊपर से इनका शिखर क्या होता है, नुकीला होता है, ठीक है। ऐसे मरुस्थल क्या होता है, पहली चीज सुनना, मरुस्थल वह स्थान होता है जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम तो वर्षा हो, ठीक है, बरसात, और वनस्पति का क्या हो, अभाव, भाई वनस्पति का क्या हो, अभाव हो, उसे अपन क्या कहते हैं, मरुस्थल। वनस्पति का क्या है यहाँ पे, अभाव है, इसीलिए अपन ने इसको क्या कहा,
मरुस्थल। ठीक है, वनस्पति का अभाव क्यों है? क्योंकि वर्षा तो नहीं हो रही, पानी नहीं मिल रहा। अब पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगी? वनस्पति भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। मरुस्थल क्या होता है? वह स्थान जहां वनस्पति का अभाव हो और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, उसे अपन मरुस्थल कहते हैं। अब मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है गर्म मरुस्थल, एक होता है गर्म मरुस्थल, और एक होता है ठंडा मरुस्थल। ठीक है, दो मरुस्थल हो गई, गर्म और ठंडा मरुस्थल। अब अपने भारत में गर्म मरुस्थल कौन सा है और ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो ये भी अपने को जानना जरूरी है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है भारत का, तो आपको जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो भारत का जो गर्म मरुस्थल है, ठीक है, उसमें आपको पाई जाती है रेत। कौन सी रेत? बालू रेत। कौन सी रेत? बालू रेत मिलती है आपको यहाँ पे। गर्म मरुस्थल कौन सा अपना? थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का मरुस्थल। और ठंडा मरुस्थल अगर आपसे पूछ ले तो ठंडा मरुस्थल कौन सा है अपने? लद्दाख का मरुस्थल। कौन सा है? लद्दाख का मरुस्थल। यहाँ पे क्या मिलती है आपको? बर्फ देखने को मिलती है, बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछ ले तो भी आपको लद्दाख ही बताना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब अपन किस पे चलते हैं? थार के मरुस्थल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि लद्दाख के बारे में अपन ने जब उत्तरी पर्वत पढ़ रहे थे तो उसमें देख लिया था। थार का मरुस्थल भी दो देशों में फैला हुआ है। दो देशों में? कौन कौन से दो देश है वो? पहला अपने भारत है। कौन सा है? एक तो अपने भारत में है और दूसरा पाकिस्तान में। ठीक है, जो अपन थार का मरुस्थल है, यहाँ पे लिखो थार का मरुस्थल। ठीक है, ये दो देशों में है। एक तो है भारत में, ठीक है, भारत में, इंडिया में। दूसरा है पाकिस्तान में। दूसरा क्या है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस मरुस्थल को बोला जाता है क्या? चोलिस्तान। क्या बोला जाता है? पाकिस्तान में से चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपको क्या बताना है? चोलिस्तान। ठीक है, भारत के अंदर ये दो राज्यों में है मुख्य रूप से। एक तो अपने गुजरात में और एक अपने राजस्थान में है। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ पे है? अगर आपसे पूछ ले भाई थार का मरुस्थल राजस्थान में कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछ ले कि थार का मरुस्थल कहाँ पे है, ठीक है, तो ये आपको बताना है कहाँ पे इसकी स्थिति पूछ रही है थार के मरुस्थल की। तो इसकी स्थिति ध्यान रखना आपको। क्या? यहाँ पे लिखता हूं मैं स्थिति, लोकेशन। तो लोकेशन ध्यान रखना, अरावली के तो पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में। अरावली तो पता ये क्या है? पर्वतमाला है। ठीक है, अरावली के पश्चिम में है। और भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अपना क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या है? रेत ही रेत है, बालू रेत है। तो जो बालू रेत है ना, उसकी एक विशेषता है। बालू रेत की क्या है? एक विशेषता है। विशेषता क्या है? वो गर्मी के टाइम पे तो जल्दी गर्म हो जाती है और सर्दी के टाइम पे जल्दी ठंडी हो जाती है। मतलब जैसे दिन के अंदर सूरज की रोशनी पड़ी तो क्या हो गई? गर्म हो गई। ठीक है, बालू रेत की अपन बात कर रहे हैं, बालू रेत। ठीक है, बालू रेत दिन में तो क्या हो गई? सूर्य की जैसे किरण पड़ी उस पर और वो गर्म हो गई। ठीक है, और जैसे ही सूरज डूबा, ठीक है, और चंदा मामा निकले तो ये क्या हो गई? ठंडी हो गई। यानी कि दिन में तो गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा, और रात में क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। अर्थात अपन देखें दिन का टेम्परेचर देखते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है दिन के अंदर। वहीं अगर अपन रात का टेम्परेचर देखें तो रात का टेम्परेचर पहुंच जाता है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब आप एक चीज देख सकते हो, दिन में 50 डिग्री, वहीं उसी स्थान पे रात में 15 डिग्री टेम्परेचर, कितना अंतर मिलता है यहाँ पे आपको? 50, ठीक है, 5, 35 डिग्री, 35 डिग्री सेल्सियस का आपको यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे तापांतर, क्या बोलते हैं? तापांतर। तापांतर समझ गए? ताप का अंतर। ताप का अंतर मतलब तापमान का अंतर। तापमान का अंतर कैसे? दिन का तापमान और रात के तापमान का अंतर कितना अपने को मिल रहा है? 35 डिग्री।
तो यहाँ का जो तापांतर है वो भी क्या है, बहुत हाई लेवल का है। कितना है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापांतर आपको देखने को मिल जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रेत है ना, वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दिन में तो 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है और रात में 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ जाता है। तो तापांतर भी यहाँ का क्या है, हाई है। और सुना इसके बारे में बातें। अब जो बालू रेत है वो क्या है, थोड़े हल्के कण होते हैं इसके प्रकार के, अपन ये कह सकते हैं कि इसके कण बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बारीक बारीक कण होते हैं। तो जैसे ही हवा चलती है ना, हवा के साथ ही क्या करते हैं, यहाँ से वहां तक अगर हवा अच्छे से चल रही है, बढ़िया तूफान आ रहा है ना, तो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े किलोमीटर तक के जो टीले होते हैं ना, उनका पता नहीं चलता कहाँ से उड़ के कहाँ चले गए। आज यहाँ है, अगर हवा आई तो शाम तक दूसरे स्थान पे होंगे। ठीक है, तो ऐसे इनकी विशेषता होती है कि जो रेत है ना, वो हल्की होने का कारण, और इनका कण क्या है, दूर दूर होता है, बारीक बारीक कण होते हैं, दूर दूर होता है ना, चिपका हुआ नहीं होता। तो इसके कारण वो उड़ता रहता है ऐसे वैसे। तो अब जब ये उड़ता है, हवा चलती है, ठीक है, वायु से भिन्न भिन्न आकृतियां बनाता है। भिन्न भिन्न आकृतियां कैसे, कभी ऐसी आकृति बना दी उसने, इस प्रकार की कुछ, ठीक है, कभी ऐसी आकृति बन गई, ऐसे अलग अलग आकृतियां बनाते रहता है। अब अपन इनको समझते क्या होती है आकृतियां। पहली आकृति एक तो बनाता है बरखान, ठीक है, बरखान। एक बनाता है आपके छत्रक शैल, ठीक है, एक छत्रक शैल, और एक बनाता है लोएस। अपन इन तीन को ही पढ़ेंगे ना, बरखान, छत्रक शैल, लोएस, ये तीन स्थलाकृतियां बनाता है। और भी बनाता है पर मुख्य रूप से तीन चलती है अपन, है ना। इनको देखते हैं क्या होती है। जैसे हवा चल रही है, और हवा चलने के साथ वो जब रेत को, बालू को उड़ा के ले जाती है, तो कुछ ऐसे रेत के टीले बन जाते हैं। जैसे इधर से हवा रही है तो एक अर्धचंद्राकार रूप में आकृति बना देती है, ठीक है। इन अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहा जाता है, अपन बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं, ठीक है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीले क्या कहलाते हैं, बरखान, ठीक है। प्रश्न पूछ लिया जाए बरखान क्या होता है, तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले क्या कहलाते हैं, बरखान कहलाते हैं, ठीक है। अब दूसरी स्थिति सुनना, कहीं पे क्या होता है, अब जरूरी नहीं कि हर जगह बरखान ही बनाए, और कुछ भी आकृति बना सकती है। और कुछ आकृति में कैसे, जैसे हवा चल रही है, अब हवा क्या है, इस प्रकार से चल रही है, थोड़ा से घूम के राउंड करके चल रही है ना, तो उसमें क्या होगा कि ऊपर की मिट्टी तो रह गई, और नीचे से वो क्या करते, मिट्टी को उड़ा के ले गई, यानी कि एक शैल के आकार में ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी रहेगी और नीचे का उसने क्या कर दिया, खोखला कर दिया यहाँ पे। तो ये शैल या चट्टान के रूप में एक आकृति बना देती है, जिसको अपन बोलते हैं छत्रक शैल। क्या बोलते हैं, छत्रक शैल, या इसको मशरूम रॉक भी बोलते हैं। मशरूम रॉक मतलब मशरूम शैल भी इसको बोलते हैं। ऐसे आकृतियां बनाते हुए जाती है, जिसे अपन बोलते हैं छत्रक शैल। यानी कि रेगिस्तान में हवा के द्वारा बनाई जाने वाली चट्टान के रूप की या चट्टान के समान आकृति को अपन क्या बोलते हैं, छत्रक शैल बोलते हैं, ठीक है। अब लोएस क्या होता है, लोएस को समझना, लोएस, लोरेंस नहीं है, लोएस है। जैसे यहाँ पे क्या है, मिट्टी है, यानी कि ये रेत है, ठीक है। अब क्या हुई, हवा चली और इसको यहाँ से पूरी रेत को उठा के और इस पूरे स्थान में उसने क्या कर दिया, इसको फैला दिया, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। यानी कि एक स्थान से रेत उठाई और दूसरे क्षेत्र में, यानी कि विस्तृत लंबे क्षेत्र में उसको फैला दिया, उसको अपन बोलते हैं लोएस। भाई लोएस जमा कर दिया रेत ने, ठीक है। तो सबसे बड़ा, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा इसमें से, सबसे बड़ा लोएस कहाँ है, ठीक है। सबसे बड़ा लोएस कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है चीन में, ठीक है। चीन में क्या है, सबसे बड़ा लोएस, सबसे बड़ा लोएस, ठीक है। सबसे बड़ा लोएस कहाँ है, चीन में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बस मरुस्थल के बारे में यही बातें हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन जानकारी किसके बारे में ग्रहण कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी अपन, अभी ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं हुई है, थोड़ी सी जानकारी अपन किसके बारे में ग्रहण कर लेते हैं। अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है, क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बारे में अपन क्या क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या होगा, उसको पढ़ना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रायद्वीपीय पठार,
द्वीपीय पठार। ठीक है भाई, प्रायद्वीपीय पठार ये मैंने बना दिया। अब समझना इसके अंदर पहली चीज क्या कि ये क्या है, आकार अगर इसका पूछ ले तो ये क्या है, त्रिभुजाकार है। क्या है, त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार भारत के दक्षिण में स्थित है और गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है ये, गोंडवाना लैंड का भाग है। जब मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई अपना भारत कहाँ से निकल के कहाँ जाके शिफ्ट हो रहा है, तो ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। भारत का सबसे पुराना भूभाग है, भारत का सबसे पुराना भूभाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराना भूभाग, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है इसके अंदर मैं आपको बताऊं, अपन क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पठार के बारे में तो पढ़ेंगे, और क्या क्या पढ़ेंगे सुनना। मैं यहाँ पे ठीक नहीं बनेगी, धीरे धीरे बनाते हैं इसको ना। हाँ, ये बनाता हूँ अपने भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा। ये ठीक है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, एक तो पढ़ेंगे अपन यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, ये मैंने इसको ब्लैक कर दिया। यहाँ पे तो अपन पढ़ेंगे क्या, काठियावाड़ पठार। क्या पढ़ेंगे, काठियावाड़ का पठार, काठियावाड़ का पठार। ये कहाँ है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। एक पढ़ेंगे अपन क्या, यहाँ पे अपने जाती है अरावली की पहाड़ियाँ, इधर राजस्थान में। ठीक है, इधर से अपनी जाती है विंध्य विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, विंध्य पर्वत। एक जाती है अपने यहाँ पे सतपुड़ा का पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा का पर्वत। और क्या पढ़ेंगे अपन, मैं एक पूरा मैप ड्रॉ कर लेता हूँ अपने भारत का, क्योंकि अपने को पूरे मैप की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कंप्लीट मैप की आवश्यकता पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ अपने भारत का मैप। एक बार मैं इसको साफ करता हूँ कंप्लीट रूप से ना, अपने को कंप्लीट मैप की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, क्योंकि ऊपर की चीज़ें भी आपको बतानी पड़ेगी ना। तो मैं यहाँ पे अपने भारत का मैप ड्रॉ करता हूँ, इन चीज़ों को मैं साफ कर रहा हूँ भाई। ठीक है, कंप्लीट मैप यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना। क्या बन गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये मैंने बना दिया अपने भारत का मानचित्र। ये अपने भारत का मानचित्र बना दिया मैंने। अब अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सुनना। एक तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे काठियावाड़ पठार को, गुजरात के अंदर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, काठियावाड़ पठार को, काठियावाड़ पठार को। ठीक है, एक अपन पढ़ेंगे यहाँ से अपनी जा रही है कौन सी पर्वत श्रेणी पर्वतमाला जा रही है अपने अरावली की। ठीक है, अरावली को पढ़ेंगे यहाँ पे, ये अरावली को पढ़ लेंगे। एक इधर पढ़ेंगे अपन विंध्य पर्वत, एक पढ़ेंगे अपन सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, इनके मैं नाम भी लिखता हूँ साथ साथ में, अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली। इधर अपन ये पढ़ेंगे विंध्य, विंध्य। ठीक है, और ये वाला पढ़ेंगे अपन कौन सा, ये वाली जो है सतपुड़ा, इसको मैं इधर लिखता हूँ सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा। एक अपन ये पढ़ लेंगे इसमें। और क्या पढ़ेंगे अपन इसमें, यहाँ पे अपन जो ये वाला एरिया है, ये है दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार, ये भी अपन पढ़ेंगे। इस साइड अपन क्या पढ़ेंगे, पूर्वी घाट। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी घाट।
ये भी अपन पढ़ेंगे। इस साइड अपन पढ़ेंगे किसको? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट, इन दोनों को जो जोड़ने वाली जो पर्वत है, ठीक है, वो है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अन्नाई मुड़ी, इलायची की पहाड़ी, ठीक है, वो भी देखेंगे अपन, उनको भी देखेंगे। एक आपको यहाँ पे ये वाला एरिया है, जैसे इसमें राजस्थान का कुछ भाग आता है, मध्य प्रदेश का भी आता है, उत्तर प्रदेश का भी आता है, छत्तीसगढ़ का भी आता है थोड़ा बहुत हिस्सा। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें एक तो आता है मालवा का पठार, ठीक है, एक बुंदेलखंड का आता है, एक बघेलखंड का आता है, और एक छोटा नागपुर का पठार आता है। ये मध्य उच्च भूमि है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड, ये पढ़ेंगे अपन। एक अपन इधर पढ़ेंगे, यहाँ पे दंडकारण्य पठार। कौन सा? दंडकारण्य, दंडकारण्य पठार। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे अपन? यहाँ पे पढ़ेंगे शिलोंग का पठार। क्या पढ़ेंगे? शिलोंग पठार या मेघालय पठार, शिलोंग का पठार। ठीक है, इसी के पास असम में देखेंगे अपन कार्बी एंगलोंग। क्या देखेंगे? कार्बी एंगलोंग का पठार, एंगलोंग का पठार। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और क्या देखेंगे अपन इसमें? बस यही चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें अपन किस में पढ़ने वाले हैं? प्रायद्वीपीय पठार के अंदर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, इस क्लास को इसी के साथ समाप्त करते हैं। जो अगली कक्षा होगी हमारी, उस अगली कक्षा में अपन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विस्तार से जानेंगे, और उससे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो तटीय मैदान है, जो हमारे द्वीप समूह है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप बिना संकोच के निश्चिंत होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका जो भी प्रश्न होगा, मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा आपके उस प्रश्न का आंसर देने की, ठीक है, जवाब देने की। और अगर आपका कोई साथी हो जो आर्मी अग्निवीर 2026 की तैयारी कर रहा है, ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी पकड़ मजबूत करनी है, तो ये वीडियो उसके पास फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नई कक्षा में, एक नई शुरुआत के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।